वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर करना बिल्कुल न भूलें और इसी तरह मेरे और वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। एनडी एजुकेशन क्लासेस में एक बार फिर से आपके बीच उपस्थित हैं राजस्थान जीके का कोर्स लेकर के। राजस्थान जीके में हमने सभी मेजर सब्जेक्ट स्टार्ट कर लिए थे, तीनों सब्जेक्ट। पहले ज्योग्राफी, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद हिस्ट्री के भी 2 टॉपिक हमने किए। पिछला टॉपिक थोड़ा सा अपना रहता है राजस्थान हिस्ट्री का, किसान आंदोलन वाला, लेकिन उस पर एक क्लास और बनेगी, वो थोड़ा बाद में अपलोड करवा दूंगा बाद में मैं। अभी हम एक बार ज्योग्राफी फिर से कंटिन्यू करते हैं। शुरू का एक बड़ा टॉपिक ज्योग्राफी का हमने कंप्लीट कर लिया था, राजस्थान ज्योग्राफी का, जो कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश। काफ़ी बड़ा टॉपिक था, पूरा डिटेल से हमने किया उसको, सारा कॉन्सेप्ट वाइज उसको कवर करने की कोशिश की। अब आज फिर से ज्योग्राफी को कंटिन्यू करते हुए हम इसके बाद जो एक और बड़ा टॉपिक राजस्थान ज्योग्राफी में ही, राजस्थान की जलवायु, इसको आज कंटिन्यू करेंगे। इससे शुरुआत करेंगे आज। तो राजस्थान की जलवायु से आज अपना टॉपिक शुरू होगा। फिर से ज्योग्राफी को कंटिन्यू कर रहे हैं, ये टॉपिक पूरा करवाऊंगा अभी मैं आपको। इसके बाद भी ज्योग्राफी में काफ़ी और अच्छे टॉपिक बचते हैं, जैसे नदियाँ, अपवाह तंत्र, उसके अलावा खनिज, उद्योग धंधे, काफ़ी अच्छे टॉपिक हैं। तो सबसे पहले आज हम जलवायु से शुरुआत करते हैं राजस्थान ज्योग्राफी में। तो देखिए, राजस्थान की जलवायु या भारत की जलवायु, कोई भी जलवायु पढ़ने से पहले एक जो बेसिक टॉपिक है, ज्योग्राफी का बेसिक टॉपिक है पूरे भूगोल का, वो करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके बिना आपको जलवायु समझ नहीं आ सकती। जलवायु के लिए जिन कुछ एक की पॉइंट्स की आवश्यकता होती है समझने के लिए, पूरा जलवायु टॉपिक समझने के लिए, वो पहले हम करेंगे शुरू में। जैसे कि मैंने ये लिख रखा है सबसे पहले, अक्षांश देशांतर। वैसे तो ये पहला टॉपिक होता है ज्योग्राफी का, सिलेबस में चाहे लगे या ना लगे, लेकिन सभी इसको सबसे पहले करवाते हैं। उसके बाद ही इससे आगे सारे टॉपिक एक एक करके शुरू होते हैं। लेकिन हमने पहले भौतिक प्रदेश कंप्लीट कर लिया, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जलवायु में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जलवायु में आपको राजस्थान की जलवायु पर किस किस प्रकार से, कौन कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं, वो सारा जब हम पढ़ेंगे तो उसमें अक्षांश और देशांतर की समझ होना बहुत ज़रूरी है। अक्षांश और देशांतर को हम पूरा कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करेंगे। इसमें किस किस प्रकार से अक्षांश और देशांतर का निर्धारण किया गया है, किस प्रकार से सूर्य और पृथ्वी की आपस में इसमें कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है, वो सारा समझने की कोशिश करेंगे। तो अक्षांश और देशांतर आज अपना पहला ये बेसिक टॉपिक है एक ज्योग्राफी का। इसके बाद ही सारे टॉपिक शुरू होते हैं, तो इसको आज कवर करेंगे। ठीक है, राजस्थान की जलवायु अपना टॉपिक है बड़ा, लेकिन इसमें सबसे पहले मैं आपको ग्लोब के बारे में, अक्षांश देशांतर के बारे में थोड़ा आज बेसिक जानकारी दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से अपना जलवायु एक साथ कंटिन्यू हो जाएगा। तो आज हम अक्षांश और देशांतर पर बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अक्षांश और देशांतर को, क्योंकि अक्षांश और देशांतर की जानकारी यदि नहीं है तो जलवायु हमें समझ में नहीं आएगी, चाहे राजस्थान की हो, चाहे भारत की हो, चाहे विश्व की हो, कुछ भी हो। अक्षांश और देशांतर का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है इसको समझने में। तो देखिए, अक्षांश से सबसे पहले अक्षांश की बात करते हैं, या फिर अक्षांश भी छोड़िए, आप पहले तो बिल्कुल बेसिक बात करता हूँ मैं। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे हम, बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से। मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि आप पहली बार ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, और यदि आप पहली बार ना भी पढ़ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल आराम से हम सारा एक साथ सभी को लेकर के चलने का प्रयास है। तो बिल्कुल जीरो से हीरो तक का पूरा कवर करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अक्षांश को एक बार छोड़िए, आप सबसे पहले बिल्कुल बेसिक बात करते हैं। जैसे मान लीजिए, ये सभी को पता है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। ठीक है, ये एस माने, ये मैंने सूर्य लिखा है, एस फॉर सन, सूर्य। और सूर्य के चारों ओर ये मान लीजिए पृथ्वी, हमारी पृथ्वी जो है, ये ई से मैंने पृथ्वी को दिखाया है, अर्थ को। साइज़ पर मत जाइएगा, बस पृथ्वी का मैंने एक बार थोड़ा समझाने के लिए साइज़ बड़ा बनाया है। वैसे तो सूर्य बहुत बड़ा है पृथ्वी से। तो ये सूर्य है हमारा, ये पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर। ये मैंने जो बनाया है चारों ओर, ये वो मार्ग है, वो रास्ता है, ये वो पथ है जिस पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये इसके चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। हम जानते हैं सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, परिभ्रमण गति जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि देखिए, ये एक बेसिक बात है, सभी को पता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि भूगोल जिसे हम बोलते हैं, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसे ज्योग्राफी बोलते हैं इंग्लिश में, ज्योग्राफी जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो एंड ग्राफी। ग्राफी जो है ये ग्राफिया से बना है। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफिया का मतलब होता है अध्ययन करना।
तो मतलब कहने का ये हुआ कि भूगोल में, ज्योग्राफी में हम क्या करते हैं, पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। तो पृथ्वी का अध्ययन कैसे किया जाएगा, इसके लिए सबसे पहले 1492 ईस्वी में, पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले 1492 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे मार्टिन बोहेम, जिनका नाम था, ये मैं बस आपको शुरू की बातें बता रहा हूँ एक बार बात स्टार्ट करने के लिए, कहीं पूछा नहीं जाएगा आपसे। मार्टिन बोहेम नाम के एक भूगोलवेत्ता थे, वैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले पृथ्वी का 3D मॉडल प्रस्तुत किया। इन्होंने पृथ्वी का एक मॉडल बनाया, प्रतिरूप बनाया पृथ्वी का, जिसे हम ग्लोब बोलते हैं। ग्लोब हम सभी जानते हैं, सभी ने देखा होगा। ग्लोब जो होता है पृथ्वी का एक 3D मॉडल होता है, जैसी हमारी पृथ्वी है बिल्कुल वैसा ही, उसके ऊपर सारा पृथ्वी का नक्शा होता है, सारे महाद्वीप महासागर उस पर होते हैं। तो सबसे पहले 1492 ईस्वी में मार्टिन बोहेम नाम के वैज्ञानिक ने ग्लोब बनाया। तो इन्होंने पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए ग्लोब बनाया। मैंने बताया ना कि भूगोल में क्या करते हैं, हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। और अध्ययन करने के लिए, अध्ययन का अर्थ क्या है, पृथ्वी के अध्ययन करने में सबसे जो जरूरी, सबसे आवश्यक जो होता है वो होता है कि किसी भी स्थान की, हमारे पूरे पृथ्वी के धरातल पर किसी भी स्थान की स्थिति का पता लगाना। भी किसी भी, हम पृथ्वी के अध्ययन की बात कर रहे हैं, तो पृथ्वी का अध्ययन करने में सबसे बेसिक चीज़ क्या है, आप सोचिए। सबसे बेसिक चीज़ होगी कि पृथ्वी पर कोई स्थान है, हम उस स्थान की स्थिति का पता लगाना चाहते हैं। ये सबसे बेसिक बात है जब हम किसी चीज़ का या पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो इसी के लिए, किसी स्थान की स्थिति का पता लगाने के लिए सबसे पहले 1492 ईस्वी में मार्टिन बोहेम ने ग्लोब बनाया। इन्होंने पृथ्वी का 3D मॉडल, 3D प्रतिरूप प्रस्तुत किया मार्टिन बोहेम ने, ठीक है। अब इस ग्लोब में क्या होता है, इस ग्लोब में अक्षांश और देशांतर दिखाए जाते हैं, ठीक है। अब इस ग्लोब की ही हम बात करेंगे। सबसे पहले अक्षांश और देशांतर पढ़ा रहा हूँ मैं, तो अक्षांश और देशांतर कहाँ होते हैं, ये कोई वास्तविक रेखाएं थोड़ी ना है कि जो पृथ्वी के धरातल पर खींची गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये काल्पनिक रेखाएं हम सब जानते हैं, ग्लोब पर खींची गई है, बाकी और इनका कोई अस्तित्व नहीं है। सिर्फ अध्ययन की दृष्टि से ये खींची गई हैं, पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए, सब्जेक्ट में बस ये काम आता है, बाकी इनका कोई वैसे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि किसी भी स्थान की स्थिति ज्ञात करने के लिए, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम काम में लेते हैं। उसी उद्देश्य से इन्होंने ग्लोब बनाया। तो उस ग्लोब को ही हम सबसे पहले समझते हैं कि उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ। उस ग्लोब में जो अक्षांश और देशांतर जो भी बनाए गए, वो किस आधार पर बनाए गए, वो सारा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये शुरू में मैंने आपको बेसिक बात बताई, हम सारा कॉन्सेप्ट समझ कर चलेंगे। आप बिल्कुल एकदम, जिसे बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेट होकर के समझिएगा, आपको काफ़ी मज़ा आएगा, टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा अपना। बिल्कुल आप ध्यान से पढ़ना। देखिए ये सूर्य है, पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। हमें ग्लोब को समझना है कि ग्लोब कैसे बना, ठीक है। अब यहाँ पर और भी बहुत, सूर्य भी देखो एक तारा है, सूर्य सबसे बड़ा तारा है। यहाँ पर और भी बहुत छोटे छोटे तारे होते हैं। तो यहाँ पर एक तारा है जिसे हम बोलते हैं ध्रुव तारा। अभी आप ऐसा कुछ मत समझिए कि हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं। आप ऐसे मानिए कि मैं बस आपको बेसिक जानकारी दे रहा हूँ किसी भी बारे में, ठीक है। ये सूर्य है, इसके चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है। यहाँ पर एक ध्रुव तारा है। इन्होंने क्या देखा, वैज्ञानिक ने क्या देखा कि पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, तो उस समय पृथ्वी का वो स्थान जो इस ध्रुव तारे से बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बनाता है। वैज्ञानिकों ने क्या देखा कि पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी का वह स्थान, वह बिंदु जो ध्रुव तारे से 90 डिग्री का कोण बनाता है, उस स्थान को इन्होंने एक नाम दे दिया उत्तरी ध्रुव, ठीक है। जो हम ग्लोब पर मैप में देखते हैं, पृथ्वी का नॉर्थ पोल जिसे बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव जिसे बोलते हैं सबसे ऊपर, वो इन्होंने निर्धारित किया ध्रुव तारे के आधार पर। पोलर स्टार इसे बोलते हैं। तो ध्रुव तारा जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उस समय पृथ्वी का वह स्थान जो ध्रुव तारे के साथ बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर होगा, अर्थात उसके बिल्कुल समकोण पर हो। जैसे यहाँ यदि ध्रुव तारा है तो पृथ्वी का वो स्थान बिल्कुल उसके लंबवत हो, बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बने ऐसे, तो उस स्थान को इन्होंने उत्तरी ध्रुव का। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर एक और तारा है जिसे बोला जाता है सदर्न क्रॉस स्टार। हिंदी में भी इसे ऐसे ही बोलते हैं, सदर्न क्रॉस तारा, स्टार अर्थात तारा। तो इस तारे से जो स्थान 90 डिग्री का कोण बना रहा है उसको भी इन्होंने लिया और इसको नाम दे दिया फिर दक्षिणी ध्रुव। तो ये हम हमारी पृथ्वी पर जानते हैं दो ध्रुव हैं, पोल हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो सदर्न क्रॉस स्टार से जो स्थान 90 डिग्री का कोण बना रहा है पृथ्वी की सतह पर, धरातल पर, उस स्थान को इन्होंने दक्षिणी ध्रुव नाम दिया।
और ध्रुव तारे से जो स्थान 90 डिग्री का कोण बना रहा है उसे इन्होंने उत्तरी ध्रुव नाम दिया। ये बिल्कुल एक बेसिक बात मैंने आपको बताई, समझ में आ गई। देखिए अब क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का निर्धारण किस प्रकार से हुआ है। तो उत्तरी ध्रुव का हुआ है ध्रुव तारे से और दक्षिणी ध्रुव का हुआ है सदर्न क्रॉस स्टार। इसको हिंदी में भी ऐसे ही बोलते हैं, सदर्न क्रॉस तारा, हिंदी में भी इसको ऐसे ही बोला जाता है, ठीक है। ये याद रखना, ये मैंने आपको एक बेसिक बात बताई। अब दूसरी बात कि यदि अब देखिए पृथ्वी तो है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, तो हमेशा यही स्थान इस जगह पे नहीं रहेगा। भाई ये तो तारा है यहाँ पर, तो हमेशा पृथ्वी चूंकि गति कर रही है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, तो ध्रुव तारे के सामने हमेशा यही स्थान नहीं रहेगा। पृथ्वी जब आगे चली जाएगी तो इन्होंने क्या देखा, सबसे पहले ये 90 डिग्री का कोण बन रहा था, इसके बाद इन्होंने 0 डिग्री के कोण को ऑब्जर्व किया कि वो स्थान देखा जहाँ पर ध्रुव तारे और सदर्न क्रॉस स्टार के साथ 0 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 2 स्थान और इन्होंने लोकेट किए, 2 स्थानों को और इन्होंने चिन्हित किया जहाँ पर ध्रुव तारे और सदर्न क्रॉस स्टार के साथ 0 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस प्रकार की इन्होंने शुरू में 2 बेसिक बातें देखी कि 90 डिग्री का कोण बनाकर इन्होंने उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का निर्धारण किया। उसके बाद जिन जिन स्थानों पर 0 डिग्री का कोण बन रहा था वहाँ पर 0 डिग्री को भी इन्होंने नामित किया, चिन्हित किया। अब आगे बात करते हैं, इसको मैं एक बार साफ कर रहा हूँ। अभी तक मैंने आपको सिर्फ 2 बातें बताई कि ध्रुव तारे से जो लंबवत स्थान था उसे उत्तरी ध्रुव बोला और सदर्न क्रॉस स्टार से जो लंबवत स्थान था उसे दक्षिणी ध्रुव बोला। उसके बाद इन दोनों तारों से 0 डिग्री की स्थितियां ली। भाई इन दोनों पृथ्वी जब परिक्रमा करती है सूर्य के चारों ओर, तो ध्रुव तारे से जब 0 डिग्री का कोण बनेगा पृथ्वी के जिस स्थान पर, उसे इन्होंने 0 डिग्री बोल दिया और एक दूसरी तरफ भी 0 डिग्री। अब देखिए हमारे पास स्थिति किस प्रकार की आ गई है। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। इसके सबसे ऊपर यहाँ पर इन्होंने उत्तरी ध्रुव बनाया, यहाँ दक्षिणी ध्रुव बनाया, और ये बीच में बिल्कुल पृथ्वी के बिल्कुल बीच में बिल्कुल मध्य में इसे 0 डिग्री बोला। इस प्रकार की स्थिति आपके पास आ गई है, समझ में आ रहा है सभी को। अब देखिए आप यहाँ पर क्या है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव इन दोनों को मिलाया गया। अब ग्लोब का इन्होंने निर्माण कर लिया, ठीक है। ग्लोब जो है वो बिल्कुल पृथ्वी का ही हमारे हाथों में एक रूप है, 3D प्रतिरूप है। यदि पूरी पृथ्वी पर हम सपोज कीजिए, ऐसा हो नहीं सकता कि यदि पूरी पृथ्वी पर हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को बीच में से मिला दें, पृथ्वी के अंदर से, बाहर से नहीं। भाई ऐसे ये पृथ्वी, इसके बाहर से ऐसे कोई लाइन वगैरह नहीं खींचनी है हमें, आंतरिक भाग में, जैसे यदि ग्लोब है तो ग्लोब के आंतरिक भाग में ऐसे मान लीजिए, ये मान लीजिए पूरी पृथ्वी है, तो इसके अंदर ऐसे, ये देखिए इस पूरी पृथ्वी के अंदर की ओर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली कोई रेखा यदि हो, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली कोई रेखा पृथ्वी के या ग्लोब के आंतरिक भाग में, इस रेखा का इन्होंने निर्धारण किया। जैसे यहाँ पर तो ये 3D प्रतिरूप नहीं है, इस कारण आपको ऐसे ही दिखाना पड़ेगा, लेकिन इससे आप समझ गए होंगे, शायद आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं कैसी बात कर रहा हूँ। इसके अंदर से आंतरिक वाले भाग में, ऐसे ग्लोब के अंदर वाले भाग में, बाहर से नहीं, आंतरिक भाग में, ठीक है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा बिल्कुल जो पृथ्वी के केंद्र से गुजरती हो, ठीक है। यहाँ से ऐसे कोई टेढ़ी मेढ़ी लाइन ना हो, बिल्कुल पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली आंतरिक भाग में से जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिला रही हो, इस रेखा का इन्होंने निर्धारण किया और इसे बोला गया पृथ्वी का अक्ष। भाई किसी भी चीज़ का एक अक्ष होता है, सभी वस्तुओं का एक अक्ष होता है जिस पर वो टिकी हुई होती है, जिसके दोनों ओर वो एक समान होती है, बिल्कुल सेम प्रतिरूप में होती है, वो किसी भी चीज़ का एक अक्ष होता है। इसी प्रकार से इन्होंने पृथ्वी का भी अक्ष निर्धारित किया जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाता है, पृथ्वी के केंद्र से गुजरता है, और इसमें बड़ी बात यह है कि आंतरिक भाग में है, इस प्रकार से, ठीक है, सरफेस पर नहीं है, बाहर की तरफ नहीं है। ये हुआ पृथ्वी का अक्ष। तीसरी बात मैंने आपको बताई, पहली बात उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का निर्धारण, दूसरी बात 0 डिग्री का निर्धारण, तीसरी बात पृथ्वी का अक्ष, ठीक है। आप नोट करते जाइएगा, सारा देखते जाइएगा, ठीक है। पृथ्वी का अक्ष हो गया। इसके बाद ये बात हम शुरू में कर ही चुके हैं कि सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो उस रास्ते को क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है कक्ष। भाई जिस रास्ते पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, वो पथ, वो मार्ग, वो रास्ता क्या कहलाता है, पृथ्वी का कक्ष कहलाता है, ठीक है। ये भी याद रखना, ये मैंने आपको चौथी बात बताई, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए,
बस अब सीधा अक्षांश पर चलते हैं। अब बताता हूँ आपको कि इन्होंने अक्षांश का निर्धारण किस प्रकार से किया। ये मान लीजिए वही पृथ्वी है अपनी, ठीक है। इस पर सबसे ऊपर ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, ये यहाँ पर 0 डिग्री और ये बिल्कुल इसके बीच में 0 डिग्री। यदि इन 0 डिग्री को हम ग्लोब पर यदि इनको मिलाएं तो किस प्रकार से ये मिलेंगे, देखिए, ठीक है। ग्लोब पर मिलाने का मतलब ये है कि जैसे ये मान लीजिए ग्लोब है तो इसके चारों ओर से मिलाना, क्योंकि गोल वस्तु है तो गोल वस्तु के चारों ओर से मिलाना। इसलिए मैंने इसको इस प्रकार से दिखाया है कि ये चारों ओर से इसके लाइन है, चारों ओर से इसको मिलाया गया है, ठीक है। 0 डिग्री दोनों स्थानों पर लगाए थे इन्होंने, ध्रुव तारे और सदर्न क्रॉस तारे के हिसाब से दोनों स्थानों पर लगाए थे। तो इन 0 डिग्री के दोनों स्थानों को चारों ओर से मिलाया है, ठीक है। 0 डिग्री के दोनों स्थानों को चारों ओर से मिला दिया। इसके बाद ये अपना अक्ष है ही, ये अभी मैंने आपको बताया पृथ्वी का अक्ष, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जिसे हम बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। इन दोनों को पृथ्वी के केंद्र से गुजरते हुए आंतरिक भाग में से मिलाने वाली रेखा हमने काल्पनिक रेखा, उसे क्या बोला हमने, पृथ्वी का अक्ष। ये पृथ्वी का अक्ष है और ये क्या है, 0 डिग्री को मिलाने वाली रेखा है बस एक, अभी कुछ भी नहीं है, ये कोई भूमध्य रेखा कोई कुछ नहीं है। अभी बस इतना समझिए कि ये 0 डिग्री जो हमने निर्धारित किए थे उनको मिलाया गया है और ये हमने अक्ष मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखिए आप इस 0 डिग्री को यदि हम 3D में ना लेकर के सीधा सरफेस पर देखना चाहें, एक ही फेज में देखना चाहें तो किस प्रकार से होगा, देखिए। यदि इस 0 डिग्री को हम, ये तो मैंने आपको चारों ओर से इसलिए बना करके दिखाया क्योंकि ये ग्लोब है, ग्लोब 3D वस्तु है तो 3D वस्तु के चारों ओर से मिलाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए एक बार मैंने आपको ऐसे बना करके दिखाया था। बाकी तो हम अध्ययन की दृष्टि से इसको ऐसे ही लेते हैं, सीधा सरफेस पर एक सीधा ये एक ही लाइन के रूप में लेते हैं। तो ये इस प्रकार की अब हमारे पास संरचना आ रही है। तो अब ये संरचना किस प्रकार की है, ये अपना अक्ष है, ये पृथ्वी के बिल्कुल मध्य में से गुजरने वाली अब एक रेखा है जो अक्ष को बिल्कुल मध्य में काट रही है। ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, ये पृथ्वी का अक्ष है, इस अक्ष को, इस एक्सिस को बिल्कुल मध्य में काट रही है, पृथ्वी के बिल्कुल मध्य से गुजरने वाली ये रेखा, ये काल्पनिक रेखा, समझ में आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल मध्य से काट रही है, बिल्कुल सेंटर में से, ठीक है। अब देखो आगे, इसको बिल्कुल मध्य में से काटने से क्या हुआ कि अब हम यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के कोणों का निर्धारण कर सकते हैं। हम यहाँ पर कुछ एंगल बनाएंगे, कुछ कोण बनाएंगे, ठीक है। देखिए किस प्रकार से बनेंगे। बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर एक बिंदु हो गया जो बिल्कुल अक्ष को बिल्कुल सेंटर में काट रहा है। अब कोण किस प्रकार से बनते हैं, हम छोटे होते थे तब रेखागणित में किस प्रकार से कोण बनाते थे, किसी एक बिंदु पर हम जो डी यूज़ में लेते थे कोण बनाने के लिए, चांदा जिसे बोलते हैं, किसी एक बिंदु पर, जैसे ये लाइन है तो यहाँ पर यदि हमें कोण बनाना है तो इस बिंदु पर हम डी को रखेंगे, डी का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको यहाँ पर रखा जाएगा और कितने भी डिग्री, जैसे 30 डिग्री का कोण बनाना है तो इस तरीके से बन जाएगा, 90 डिग्री का है तो ये ऐसे बन जाएगा। इस प्रकार से हम कोण बनाते थे अलग अलग, ठीक है। तो ठीक वैसा ही इस ग्लोब पर भी किया गया। इन्होंने क्या किया कि इस बिंदु को जो बिल्कुल पृथ्वी के अक्ष को बिल्कुल सेंटर में काट रहा है, इस बिंदु पर अब इन्होंने डी को रखा, चांदे को रखा और कोण बनाए, जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5, 6, 10, 20, ऐसे 0 से लगा करके, और ये अपने आप में 90 डिग्री का कोण है, 0 से लगा करके 90 डिग्री तक के कोण बनाए सारे के सारे, ठीक है। इस तरफ 1 डिग्री से लगा के 90 डिग्री तक, ठीक है। 90 डिग्री तो ये है ही। ऐसा ही नीचे की तरफ किया, बिल्कुल 1 डिग्री से लगा करके और 90 डिग्री तक कोण बनाए। ऐसा ही इस तरफ किया, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे सारे के सारे 90 डिग्री तक कोण बनाए और बिल्कुल ठीक ऐसा ही इस तरफ किया, 0 डिग्री से लगा के 90 डिग्री तक के कोण बनाए, ठीक है। तो ये सारे कोण बनने पर क्या हुआ, इन कोण को, ये जो एंगल्स बनाए हैं, इन सभी एंगल्स को, इन कोणों को अक्षांश बोला गया। अक्षांश क्यों बोला गया, क्योंकि ये कोण आखिर बने किस पर हैं भाई, ये पृथ्वी का अक्ष है और इस अक्ष पर ही तो हमने कोण बनाए हैं। ये पृथ्वी का अक्ष है, इसको मध्य में से हमने काट दिया। अब ये जो बिंदु आ गया, अब इस बिंदु के सहारे ही तो कोण बने हैं सारे के सारे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 50 डिग्री, 60, 70, 90 डिग्री, सारे के सारे इस अक्ष के सहारे बनने वाले कोण हैं। अर्थात हमने अक्ष के कोण बनाए हैं तो कोण को बोला जाता है अंश। तो अक्ष के कोण बनाए अर्थात अक्ष प्लस अंश, जिसे बोला गया अक्षांश। तो इस कारण से इसे अक्षांश बोला जाता है और इसका निर्धारण इस प्रकार से किया गया है, ठीक है। समझ गए आप, अक्ष पर बनाए गए कोण होने के कारण इसे क्या बोला जाता है,
अक्षांश। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि देखिए जैसे ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ऐसे सारे के सारे 90 डिग्री तक पहुंच गए। यहाँ भी ये 0 डिग्री है और ये 90 डिग्री तक पहुंच गए। अब मैं अक्षांश रेखाओं की बात करता हूँ आगे, अक्षांश रेखाओं के बारे में आपको बताता हूँ। ये मैंने काफ़ी एकदम धीरे धीरे आपको अक्षांश के बारे में बताया, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि कितनी बार भी पढ़ लो समझ में नहीं आता है। ठीक है, अगर किताब से इसको पढ़ते हैं ना तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा कभी भी। अभी और आपको मैं जानकारी दूंगा, तब देखना आप सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। एक बार आप थोड़ा धैर्य बना के पढ़िए। ठीक है, अभी मैंने आपको अक्षांश के बारे में बताया सिर्फ कि अक्षांश का निर्धारण किस प्रकार से होता है, वो आपको समझ में आ गया। अब आगे देखिए आप, अक्षांश के बाद अब अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं। अक्षांश रेखाएं देखिए, ये वही पृथ्वी है। ठीक है, इस पर ये 0 डिग्री, ये भी 0 डिग्री, ये सबसे ऊपर 90 डिग्री और ये दक्षिण में 90 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री को हमने मिला दिया, ये पृथ्वी का अक्ष हो गया बीच में से, इसको एक बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। 0 डिग्री को बनाने के बाद यहाँ पर हमने 1 डिग्री बनाया, ठीक वैसा ही यहाँ भी 1 डिग्री बनाया था, तो 1 डिग्री और 1 डिग्री को भी अब आपस में मिलाएंगे। इसी प्रकार से 2 डिग्री और 2 डिग्री को भी आपस में मिलाएंगे। ऐसे करते करते सभी डिग्रियों को, सभी कोणों को दोनों तरफ से मिलाया गया, बिल्कुल 90 डिग्री तक। लास्ट में 90 डिग्री वाला चूंकि बिल्कुल उसके सतह के ऊपर आ रहा था, तो वो एक बिंदुवत संरचना में ही रहेगा। ठीक है, ठीक ऐसा ही नीचे किया गया, 0 डिग्री से नीचे भी बिल्कुल ऐसा ही किया गया। तो अब इन रेखाओं को क्या बोला गया? अक्षांश रेखाएं। ये मिलाई गई कैसे हैं? वैसे ही सारी चारों तरफ से मिलाई गई है, क्योंकि वास्तव में ये जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो ये ग्लोब है, ये वास्तव में गोल है। तो इस प्रकार से गोल है, तो इसके चारों ओर से ही मिलाया गया है सभी को। इसके एक तरफ नहीं है, ये एक तरफ वाला तो इसको खोलने पर होता है। ग्लोब को यदि हम ऐसा खोल दें तो फिर ये पृथ्वी का मानचित्र बनता है। विश्व मानचित्र जो होता है, मैप वगैरह जो बाजार में मिलते हैं, वो इसका ग्लोब का खुला हुआ रूप होता है। ठीक है, वास्तव में तो ये ग्लोब है, इसके चारों ओर सारी की सारी ये संरचनाएं बनती हैं। ठीक है, लेकिन हम इसका अध्ययन की दृष्टि से खुला हुआ रूप पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी आप देखिए, इसके चारों ओर से इन रेखाओं को मिलाया गया। भाई चाहे चारों ओर से मिलाया गया हो, जैसे ये संरचना है, इसके चारों ओर से बनाया, लेकिन है तो रेखा ही एक प्रकार से। चारों ओर से बनाया तो क्या हो गया? है तो लाइन ही, सारी की सारी ये रेखाएं हैं। तो अक्षांश रेखाओं की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अक्षांश रेखाओं की संख्या बताता हूँ आपको कि कितनी होती है। संख्या में सबसे पहले मैं अब आपको बताता हूँ कि अक्षांश कितने होते हैं, उसके बाद अक्षांश रेखाएं कितनी होती है। ये सभी तीनों अलग अलग चीज़ें हैं और इसमें सभी बहुत कंफ्यूज रहते हैं। अक्षांश रेखाएं कितनी होती है और उसके बाद अक्षांश वृत्त कितने होते हैं। ठीक है, ये बताता हूँ मैं आपको। देखिए, अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश नहीं है। 0 डिग्री कोई भी अक्षांश नहीं है। 0 डिग्री क्या है? देखिए, अक्षांश हमने किसको बोला था? याद कीजिए, अक्षांश हमने उसे बोला था जो अक्ष के सहारे बनाए गए कोण, अक्ष प्लस अंश, अर्थात अक्ष के साथ बनाए गए कोण। तो 1 डिग्री 2 डिग्री से लगा करके 90 डिग्री तक ये सारे के सारे पृथ्वी का जो अक्ष हमने निर्धारित किया था उसके सहारे सहारे बनाए गए कोण है। लेकिन 0 डिग्री अक्ष के सहारे बनाया गया कोण नहीं है। ठीक है, 0 डिग्री अक्ष के सहारे बनाया गया कोण नहीं होने के कारण क्या है? 0 डिग्री को हम अक्षांश नहीं बोल सकते। पहली बात हुई, 0 डिग्री अक्षांश नहीं है, सिर्फ अक्षांश की बात कर रहा हूँ। 0 डिग्री अक्षांश नहीं है। 0 डिग्री अक्षांश नहीं है तो फिर अक्षांश कितने बचे? ये देखिए, 1 डिग्री से लगा करके 90 डिग्री तक, और यहाँ भी नीचे वाले भी सेम ही है, 1 डिग्री से लगा करके 90 डिग्री तक। तो 90 ये और 90 ये, तो टोटल अक्षांश कितने हो गए? 180। ठीक है, समझ में आ गया? भाई 0 डिग्री अक्षांश नहीं है। अक्षांश क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अक्षांश किसको बोला? अक्षांश मैंने आपको बताया जो अक्ष के सहारे बने हुए कोण है। 0 डिग्री अक्ष के सहारे नहीं बनाए। 0 डिग्री कैसे बना था? 0 डिग्री ध्रुव तारे और सदर्न क्रॉस तारे के हिसाब से निर्धारित किया था बिल्कुल शुरू में। उसके बाद अक्ष का निर्धारण किया, और अक्ष और 0 डिग्री वाली लाइन से जो कोण बने अक्ष के सहारे, उनको अक्षांश बोला गया है। ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, थोड़े टिपिकल सी बातें हैं, लेकिन आप कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा सारा। तो इस कारण 0 डिग्री अक्षांश नहीं है। 1 डिग्री से लगाकर 90 डिग्री ऊपर की ओर और 1 डिग्री से लगाकर 90 डिग्री नीचे, सारे के सारे अक्षांश कितने हैं? 180 हैं। अब बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की कि अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। भाई 0 डिग्री अक्षांश तो नहीं है, लेकिन 0 डिग्री पृथ्वी के चारों ओर से बनाई हुई एक रेखा तो है ही। रेखा है
तो ये अक्षांश रेखाओं में काउंट होएगी, ठीक है। अक्षांश रेखाओं में यदि काउंट होगी तो देखिए 1 डिग्री से लगा करके 90 डिग्री तक रेखाएं, एक बार बता रहा हूँ मैं आपको, 1 डिग्री से अक्षांश रेखाओं की बात कर रहे हैं कि ये जो लाइनें मैंने खींची है ये कितनी है सारे ग्लोब पर, तो 1 डिग्री से लगा के 90 डिग्री तक अक्षांश रेखाएं। अब 90 डिग्री की मैंने आपको बताया था, ये मैंने आपको बिंदु बनाया है। 90 डिग्री पर जाकर के क्या होता है कि पृथ्वी ऊपर से चपटी है और 90 डिग्री तक पहुंचते पहुंचते उसका बिल्कुल धरातल फ्लैट आ जाता है, एकदम फ्लैट आने के कारण 90 डिग्री वाला स्थान क्या है, एक बिंदुवत है, बिल्कुल ऐसे, बस एक डॉट है, बिंदु है। तो बिंदु जो होता है वो कभी भी लाइन नहीं होता है, रेखा नहीं होता है। बिंदु बिंदु होता है, वृत्त हो सकता है, अभी बताऊंगा, लेकिन रेखा नहीं होता बिंदु। तो 90 डिग्री को इसमें से हटाना पड़ेगा अक्षांश रेखाओं में से, और इस 90 डिग्री को भी हटाना पड़ेगा, लेकिन 0 डिग्री को शामिल करना पड़ेगा। तो 1 से लेकर 89 तक, 89, उसके बाद 0 डिग्री वाला 1, और फिर 1 से लगा करके 89 तक, तो ये सारे हो जाएंगे अक्षांश रेखाएं 179, ठीक है। अक्षांश रेखाएं समझ में आ गई। अब बात करते हैं अक्षांश वृत्त की। भाई अक्षांश रेखा इसको कहने का मतलब है कि इसका खुला हुआ रूप, अभी मैंने आपको बताया ना कि यदि इसका ग्लोब का खुला हुआ रूप हम लेंगे तब तो वो रेखा है, लेकिन वास्तव में ग्लोब ऐसा है। ऐसा होने के कारण ये चारों ओर की स्थिति अपने आप में एक वृत्त है, एक वृत्त का निर्माण करती है। ये सभी रेखाएं जो है चारों ओर से इस प्रकार से बनी हुई होती हैं, तो ये एक वृत्त का निर्माण करती है, ठीक है। वृत्त का निर्माण करने के कारण इनकी संख्या, अक्षांश वृत्त की यदि हम बात करें तो कितना होगा, देखिए अक्षांश वृत्त में अब 90 डिग्री वाले भी दोनों शामिल हो जाएंगे, क्योंकि 90 डिग्री और 90 डिग्री ये दोनों बिंदुवत संरचनाएं हैं, और बिंदु मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं कोई भी बिंदु, कोई भी डॉट अपने आप में एक सर्किल का निर्माण करता है, वृत्त होता है। तो अक्षांश वृत्त जब हम बात करेंगे तो दोनों 90 डिग्री को भी काउंट कर लिया जाएगा, और अक्षांश वृत्त कितने होंगे, 181। तो ये 3 फैक्ट आप समझ गए होंगे, याद रखना। बहुत ज़्यादा इनमें कन्फ्यूजन होता है, छोटे एग्जाम्स में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। याद रखना अक्षांश, अक्षांश रेखाएं और अक्षांश वृत्त, ठीक है। तीनों मैंने आपको बताया कितने कितने होते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ बताए, रटने की जरूरत नहीं है, समझ के चलिएगा कि इतने ये क्यों होते हैं, ठीक है, कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट बात करते हैं अब अक्षांश रेखाओं के बारे में। सबसे पहले मैंने आपको इसके संबंध में संख्याएं बताई। अब अक्षांश रेखाएं बनाई कैसे जाती हैं। अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है। और ये निर्धारण किसका करती है, भाई स्थिति का निर्धारण करने के लिए हम अक्षांश और देशांतर बनाते हैं। शुरू में मैंने आपको बताया कि पृथ्वी का अध्ययन करने का अर्थ भूगोल है, और पृथ्वी के अध्ययन में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, किसी भी स्थान की स्थिति का पता लगाने का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और स्थिति का पता लगाने का मतलब भी अक्षांश से हम किस प्रकार की स्थिति का पता लगाते हैं। तो स्थिति की यदि बात करें इसमें, तो ये उत्तर से दक्षिण की स्थिति बताता है, ठीक है। याद कीजिए पहला लेक्चर अपना ज्योग्राफी का, जिसमें मैंने आपको राजस्थान ज्योग्राफी का स्थिति एवं राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि राजस्थान जो है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। अर्थात राजस्थान यूं 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। तो ये राजस्थान की स्थिति बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं, अक्षांश बता रहे हैं। और कौन सी स्थिति बता रहे हैं, उत्तर से दक्षिण वाली स्थिति, साइड वाली स्थिति नहीं बता रहे हैं, पश्चिम से पूर्व वाली स्थिति नहीं बताएंगे अक्षांश कभी भी। अक्षांश कौन सी स्थिति बताएंगे, उत्तर और दक्षिण वाली। तो स्थिति ये बताते हैं उत्तर से दक्षिण की वाली। और अक्षांश रेखाएं, अक्षांश वृत्त, कुछ भी कह लीजिए, ये खींचे किस प्रकार से जाते हैं, इनको बनाया किस प्रकार से जाता है, पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। ये फैक्ट याद रखना, पश्चिम से पूर्व की ओर ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं ये, ठीक है। ऐसी लाइन देखने को मिलती है। तो ये अक्षांश रेखाओं के बारे में एक बात और बताई मैंने आपको। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये कोई एक अक्षांश है, इसके बाद ये कोई दूसरा अक्षांश है, ठीक है। कोई भी 2 अक्षांश है, कोई भी है। अब इनके बीच में कोई ना कोई स्थित होगा, राजस्थान या भारत जो भी है, किन्हीं 2 अक्षांशों के बीच में स्थित होगा। तो इस कारण से मैंने अभी आपको जो बात बताई ना कि उत्तर से दक्षिण की स्थिति का निर्धारण करते हैं, तो इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण की स्थिति का ये निर्धारण करते हैं, ठीक है। ये तो स्थिति की बात होगी, लेकिन किन्हीं भी 2 अक्षांशों के बीच का ये जो सारा का सारा क्षेत्र है, ये क्या कहलाता है,
तो किन्हीं भी दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र कहलाता है कटिबंध, ठीक है, जिसे बोला जाता है जोन इंग्लिश में, ठीक है। ये याद रखना, किन्हीं भी दो अक्षांशों के बीच का, जरूरी नहीं है पास पास वाले ही दो अक्षांशों, 1 डिग्री 2 डिग्री, ऐसा नहीं है। कोई भी दो अक्षांश 1 डिग्री और 50 डिग्री के बीच में भी कटिबंध होगा, 25 डिग्री और 26 डिग्री के बीच में भी कटिबंध होगा। कोई भी दो अक्षांश हो, उनके बीच का सारा क्षेत्र, सारा का सारा रीजन क्या कहलाता है? कटिबंध कहलाता है, इंग्लिश में जोन बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने एक और बात बताई आपको अक्षांश रेखाओं के बारे में, ठीक है। और कोई भी दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है, इनके बीच की दूरी, इसकी बात करते हैं, तो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग समान होती है, ठीक है। ये क्या होती है? लगभग समान होती है, अर्थात जितनी दूरी 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच में है, उतनी की उतनी 2 डिग्री और 3 डिग्री के बीच होगी, उतनी ही 3 डिग्री और 4 डिग्री के बीच में होते हैं। मतलब किन्हीं भी क्रमागत दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग समान रहती है सारे के सारे अक्षांशों में। लगभग समान बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल समान नहीं रहती, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत इनमें चेंज आता है। किस प्रकार से? यदि भूमध्य रेखा लगभग समान जो रहती है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर, ठीक है। यदि हम 0 डिग्री से आगे ध्रुवों की ओर जाएं तो इस दूरी में थोड़ा सा मतलब वृद्धि होती है, थोड़ी बढ़ती जाती है ये दूरी, लेकिन वैसे लगभग समान होती है। थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, जैसे बिल्कुल 0 डिग्री और 1 डिग्री के बीच में यदि 111.32 है तो 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच में थोड़ा सा पॉइंट्स में डिफरेंस आएगा, कुछ 1 मीटर का फ़र्क होगा बस। तो कुल मिलाकर एवरेज औसत रूप से इसको लगभग समान मान लिया जाता है। 111.32 इसको बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बीच की दूरी और बीच वाला क्षेत्र बताया। नेक्स्ट देखते हैं अक्षांश रेखाओं की लंबाई, कि इनकी लंबाई किस प्रकार से होती है, कितनी लंबाई होती है। तो बीच की दूरी मैंने आपको बताया लगभग समान होती है, लेकिन लंबाई बिल्कुल असमान होती है, ठीक है। कोई भी एक अक्षांश रेखा चारों ओर से, वही बात, कोई भी एक अक्षांश रेखा किसी दूसरी अक्षांश रेखा के लंबाई में समान नहीं होगी, क्योंकि देखिए आप खुद सपोज कीजिए ग्लोब का या किसी भी गोल वस्तु का अपने दिमाग में इमेज बनाइए, या आपके पास कोई बॉल, फुटबॉल, कुछ भी गोल वस्तु हो उसको आप हाथ में लीजिए। तो ये मान लीजिए कोई गोल वस्तु है, तो इस गोल वस्तु का सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ पर होता है? बाहर से यदि हम बात करें तो बिल्कुल सेंटर में होता है, और उसके बाद यदि ऊपर की ओर जाएं तो वो ऐसे बंद हुआ जाता है, और नीचे की ओर आने पर भी ऐसे बंद हो जाता है। मतलब ये एक गोल संरचना है, देखिए ये एक गोल संरचना है मान लीजिए। अब आप देखिए सेंटर में सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर सेंटर में ये सबसे ज़्यादा दूरी होगी, और ऊपर जाकर बिल्कुल मिल जाते हैं तो सबसे कम दूरी होती है, और नीचे भी यहाँ पर मिल रहे हैं तो काफ़ी कम दूरी है, तो सेंटर में ज़्यादा होती है। तो यदि लंबाई की बात करें तो सेंटर में सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद ऊपर जाएंगे तो फिर कम होती जाएगी, और नीचे आने पर भी कम होती जाएगी। तो जो लंबाई है वो असमान होगी सभी की, सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई चारों ओर से असमान होगी। और सबसे ज़्यादा किसकी होगी? ये देखिए ना, जो सेंटर में है उसी की सबसे ज़्यादा होगी, अर्थात जिसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। इसकी लंबाई सर्वाधिक होती है, ठीक है। और कितने होती है? तो इसकी लंबाई होती है 40,077 किलोमीटर, ठीक है। और भूमध्य रेखा पर जो व्यास बनता है अंदर से, भाई देखिए ये पृथ्वी है, ठीक है, इसका ये यहाँ से ये मान लीजिए इस तरीके से भूमध्य रेखा है बिल्कुल सेंटर में, ये वाला यहाँ पर केंद्रित कीजिए ध्यान, ये पृथ्वी है, इसके यहाँ पर ये बीच में भूमध्य रेखा है, सबसे ज़्यादा लंबाई है इसकी, क्योंकि देखिए आप दिख ही रहा है आपको सबसे ज़्यादा लंबाई है। और इसके बीच में यहाँ पर जो व्यास होगा इस प्रकार से, बीच में ये जो व्यास है इसकी लंबाई कितनी होती है? भूमध्य रेखीय व्यास की लंबाई। तो भूमध्य रेखीय व्यास की लंबाई होती है भूमध्य रेखीय व्यास की लंबाई 12,756 किलोमीटर, ठीक है। तो यदि हम इसको 2 से भाग लगा के त्रिज्या निकालें और उस त्रिज्या की परिधि निकालें तो यही आएगा, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, अभी चारों ओर से ये एक रेखा ही तो है, तो ये परिधि है, और इसके बीच में जो व्यास मैंने आपको बताया इससे त्रिज्या निकाल के 2πr के सूत्र से हम परिधि का मान यदि निकालें तो यही आएगा। तो ये हुआ अक्षांश रेखाओं की लंबाई। तो ये अक्षांश रेखाओं के बारे में कुछ एक मैंने सामान्य बातें आपको बताई। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अक्षांश रेखाएं मतलब क्या काम आती है, ठीक है। वैसे तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं दोनों मिलकर
स्थिति का पता लगाने में काम आती है। मैंने आपको बताया शुरू में कि स्थिति का पता लगाने के लिए हम ये सब करते हैं। तो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं दोनों मिलकर स्थिति का पता लगाती हैं, लेकिन अकेली अक्षांश रेखा से हम किस चीज़ का निर्धारण करते हैं? तो अकेली अक्षांश रेखा जलवायु का निर्धारण करती है। अपना टॉपिक राजस्थान की जलवायु ही है, तो इस कारण से मैं आपको अक्षांश पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अकेली अक्षांश रेखा जलवायु का निर्धारण करती है। तो अब उसी को समझते हैं कि किस प्रकार से ये जलवायु का निर्धारण करती है। देखिए आप, अभी मैंने आपको बताया कि दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? कटिबंध कहलाता है। तो इन कटिबंधों के माध्यम से ही ये जलवायु का निर्धारण करती है। कटिबंध, ठीक है, कटिबंध कहलाता है दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र। इन कटिबंध के माध्यम से ये जलवायु का निर्धारण करती है। देखिए किस प्रकार से। ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और सबसे ऊपर ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। ठीक है, तो इस पूरे रीजन को बोला जाता है उष्ण कटिबंध, क्योंकि एक अक्षांश ये 23.5 डिग्री ऊपर वाला और 23.5 डिग्री नीचे वाला, दोनों अक्षांशों के बीच का क्षेत्र कटिबंध होता है, और इसे बोलते हैं उष्ण कटिबंध। अभी मैं समझाऊंगा आपको इसके ऐसे क्यों बोलते हैं। और 23.5 से 66.5 डिग्री वाला होता है उपोष्ण, या फिर इसे ही बोला जाता है शीतोष्ण कटिबंध। दो नाम है इसके, उपोष्ण या शीतोष्ण, और सबसे ऊपर वाला ये होता है शीत कटिबंध। तो ये इस प्रकार से कटिबंध का निर्धारण होता है। अब हमने देखा कि जलवायु के निर्धारण में इन कटिबंधों का अहम योगदान होता है। अब ये कटिबंध किस प्रकार से निर्धारित किए गए हैं, मैंने ये 23.5 और 66.5 ये सब क्यों लिखे, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। ठीक है, ये 23.5 और 66.5 मैंने क्यों लिखे और किस प्रकार से इन कटिबंधों को ये ऐसे ऐसे नाम दिए गए हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। आज हमने थोड़ा बिल्कुल बेसिक बातें की अक्षांश के बारे में कि इनका निर्धारण किस प्रकार से किया गया है। नेक्स्ट लेक्चर में इनका भी पूरा डिटेल से मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि 23.5 66.5 ये इनको क्यों बोला जाता है। पृथ्वी का अक्षीय कोण, मतलब अक्षीय झुकाव, और कक्षीय कोण ये क्या होता है। 23.5 पर पृथ्वी झुकी हुई है, 66.5 डिग्री कक्षीय कोण है। ये सारी बातें, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।